हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बीएससी सेकेंड सेम का चैप्टर कर रहे हैं, सेकेंड थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री नाम से क्लियर है। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मो मीन्स हीट, केमिस्ट्री मीन्स की केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि केमिकल, हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उसमें कितनी हीट इवॉल्व होती है, एब्जॉर्ब होती है, एट्सेट्रा। ठीक है। सो थर्मोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच of chemistry which deals with the energy absorbed or evolved during a chemical reaction. So first of all, what are endothermic and exothermic reactions? Exothermic reactions are those reactions in which heat is evolved. वो रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया प्लस 92.3। अब मैंने प्रोडक्ट की साइड लिखा है ना प्लस 92.3, मीन्स कि दिस हीट इज प्रोडक्ट। ये हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है। अब क्योंकि हीट इज गेटिंग इवॉल्व, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है। सिस्टम एनर्जी को लूज कर रहा है, कुछ हीट इवॉल्व हो रही है। तो इस केस में हम डेल्टा एच, अगर मैंने इसी को एज डेल्टा एच लिखना हो तो डेल्टा एच मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये वाली हीट जो है वो सिस्टम ने लूज की है। तो डेल्टा एच हमने नेगेटिव लिखना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होता है। देन एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, सच रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू गिव 2HI। ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे -52.5 लिख दिया और इधर +52.5 लिख दो, मीन्स की रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है बच्चे। तो बिकॉज हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, तो डेल्टा एच, सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, तो डेल्टा एच मेरा आ जाएगा +52.5। ओके। फिर उसके बाद ये तो थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद हमें पता ही है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी करके आए हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। So if volume is constant, then work done is zero. We know that work is zero. So delta U, volume at constant volume, delta U will be equal to Q. तो हम इसे लिखते हैं क्यू वी, बिकॉज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो डेल्टा यू इज हीट ट्रांसफर्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ऑल्सो डेल्टा यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। ठीक है। सिमिलरली डेल्टा एच वॉज इक्वल टू क्यू पी। ठीक है। प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी। क्योंकि हम जो भी रिएक्शंस लैब में करते हैं वो एट कांस्टेंट प्रेशर होते हैं। ठीक है। तो फिर हम ज़्यादातर डेल्टा एच यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट बेसिकली क्या होती है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर 298.15 केल्विन। अब ये सिर्फ मोस्ट स्टेबल स्टेट, जैसे किसी भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी, ठीक है, प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर शुड बी 298.15, बट ऑक्सीजन शुड बी इन मोस्ट स्टेबल स्टेट। ऑक्सीजन की मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी है, O2। सो ऑक्सीजन की O2 at 1 atmosphere pressure and temperature 298.15, so that will be standard state for oxygen, not O। मोस्ट स्टेबल स्टेट हमने लेनी है। ठीक है बच्चे। फिर मोलर इंथैल्पी, हर एलिमेंट की हम इंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट हम ज़ीरो लेते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट में हर चीज़ की इंथैल्पी हम ज़ीरो लेंगे। सो नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बच्चे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बनेगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाना है हमने। 1 मोल, उसमें जितनी इंथैल्पी चेंज हुएगी, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे कि अब मैंने HI बनाना था तो ये हाइड्रोजन एंड आयोडीन से बनेगा, बट ऑल सब्सटेंसेस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो हमें पता है हाइड्रोजन की स्टेबल स्टेट कौन सी है, H2, आयोडीन की कौन सी है, I2। तो रिएक्शन में लिखूंगी I2 प्लस H2 टू गिव 2HI, बट इसमें 2 बन रहा है। इंथैल्पी चेंज क्या है, व्हेन 1 मोल इज फॉर्म्ड। तो अगर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इज -53.96, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HI की कितनी आ जाएगी, वी हैव टू डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल बने थे। ठीक है। फिर इंथैल्पी चेंज, हम किसी भी रिएक्शन के लिए अगर इंथैल्पी चेंज की बात करें तो वो क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक
ठीक है, प्रोडक्ट्स की जितनी भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है माइनस रिएक्टेंट्स की। जैसे न्यूमेरिकल है ये तुम लोगों का, कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन दिस एट 298 केल्विन, गिवन दैट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें अमोनिया की, वाटर की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में क्या है, नाइट्रोजन 2 मोल है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा एच फॉर नाइट्रोजन प्लस 6 इंटू डेल्टा एच वाटर माइनस अब रिएक्टेंट की 4 इंटू डेल्टा एच अमोनिया प्लस 3 इंटू डेल्टा एच ऑक्सीजन। अब हमें देखो अमोनिया और वाटर के लिए तो वैल्यू दी है, इसकी भी वैल्यू पता है इसकी, पर हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की नहीं दी है। अब जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की नहीं दी है पर हमें पता है ये स्टैंडर्ड स्टेट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इसकी इंथैल्पी कितनी लेनी है हमने, 0। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगी, ये टर्म तो 0 बन गई, ये भी 0 बन गई, सिंपली आ जाएगा 6 इंटू वाटर के लिए हमें दी हुई है -286 -4 इंटू अमोनिया के लिए दी है 46, तो बच्चे कैलकुलेट करके ये आ जाएगा -1532 किलो जूल पर मोल। सो दिस वाज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। कंबस्चन मीन्स कि जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन क्या है, व्हेन 1 मोल इज बर्नड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इंथैल्पी चेंज, ठीक है। बट ऑक्सीजन की अमाउंट लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जितनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट नहीं होनी चाहिए। अब देखो जब भी हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं हीट इवॉल्व होती है हमेशा, ठीक है, तो इट्स इज ऑलवेज नेगेटिव, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन इज ऑलवेज नेगेटिव। अब देखो जैसे तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स में ना ऐसे दिया होगा, कोई भी कंपाउंड दिया होगा, कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज। अब देखो जो भी कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का बना है ना, ये जब भी बर्न होगा इट विल ऑलवेज इवॉल्व CO2 + H2O, क्योंकि तुम लोगों को इक्वेशन लिखनी आनी है ना, तो तुम लोगों ने क्या करना है, जो भी कंपाउंड दिया है पहले तो तुम लोगों को उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंबस्टन है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है, प्लस ऑक्सीजन टू गिव CO2 एंड वाटर। जब भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला कंपाउंड होगा वो हमें CO2 एंड वाटर देगा, ठीक है। जब भी हम 1 मोल ऑफ कंपाउंड बर्न करते हैं और जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो न्यूमेरिकल जैसे हम देखें, कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एट 298 केल्विन, तो पहले तो मुझे रिएक्शन लिखना आना चाहिए, ग्लूकोज इज C6H12O6 plus oxygen to give CO2 and water, then I have to balance the equation, balancing is must, balance करना पड़ेगा उसके बाद। तो ये 6 कार्बन थे, मैंने CO2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 12 थे, वाटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 12 बन जाए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को देख लो, ये बन गई इधर 18, इधर 6 है, 6 पहले हैं, तो हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें दिया क्या है, हमने इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, डेल्टा एच क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी, तो 6 इंटू CO2 की इंथैल्पी प्लस 6 इंटू वाटर की इंथैल्पी माइनस ग्लूकोज की इंथैल्पी प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन की इंथैल्पी। तो ये वैल्यूज़ मुझे गिवन है, ग्लूकोज की वैल्यू इज़ गिवन, वाटर की इज़ गिवन एंड CO2 की इज़ गिवन, ऑक्सीजन की नहीं गिवन, बट हमें पता है ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में इसकी वैल्यू हमने कितनी लेनी है, 0। तो सारी वैल्यूज़ बच्चे पुट करके मेरे पास इतना आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो चाहे। सो नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बच्चे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या आती है कि जब भी हमारा, हम बोलते देखो बाकी सारी इंथैल्पीज में हमने मोल लिया है, यहाँ पे हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। व्हेन 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड is neutralized by 1 gram equivalent of base और vice versa, base का acid से neutralize हो जाए, तो enthalpy change accompanying the complete neutralization of 1 gram equivalent of acid by 1 gram equivalent of base और vice versa, जैसे कि HCl and NaOH, ये जब न्यूट्रलाइज करेंगे हमारे पास आ जाएगा NaCl प्लस वाटर, और इंथैल्पी चेंजेस -57.32। बच्चे देखो बेसिकली रिएक्शन क्या हो रहा है, HCl जो है ये पानी में जाके आयोनाइज हो जाएगा टू गिव H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे ही NaOH पानी में जाके आयोनाइज हो जाएगा टू गिव Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। ये रिएक्शन देंगे NaCl बनेगा बट वो भी आयोनाइज फॉर्म में होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एंड वाटर, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो कैंसिल हो जाती है। बेसिकली नेट रिएक्शन हमारा क्या रहेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव टू गिव वाटर।
हर चाहे मैं कोई भी एसिड ले लूँ, अब मैंने HNO3 प्लस NaOH ले लिया, रिएक्शन तो मेरा अभी भी यही होगा, क्योंकि ये आयोनाइज हो जाएगा तो सोडियम आयन एंड नाइट्रेट आयन तो कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास रिएक्शन हमेशा यही रहेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव टू वाटर। सो दिस इज बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्योंकि हर मैं कोई भी एसिड कोई भी बेस ले लूँ, मेरे पास रिएक्शन हमेशा यही होना है, तो ऑलमोस्ट सारे केसेस में इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा ही सेम रहेगी 57.32, बट फॉर स्ट्रॉन्ग गैसेस स्ट्रॉन्ग बेसिस जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो चाहे मैं कोई भी एसिड बेस ले लूँ, उसका 1 ग्राम इक्वलेंट लूँ, तो मेरे पास हमेशा इंथैल्पी चेंज कितनी है, नहीं 57.32 फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस। अब बच्चे मैंने 1 ग्राम, हम 1 मोल की बात नहीं करते, 1 ग्राम इक्वलेंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि बच्चे देखो हमारे पास रिएक्शन क्या है, 1 H पॉजिटिव 1 OH नेगेटिव टू गिव 1 वाटर। लेकिन अगर मैं 1 मोल लिख दूँ तो हो सकता है एसिड मेरा कोई ज़्यादा H आइंस दे सकता हूँ, जैसे HCl प्लस NaOH, इसने तो 1 H पॉजिटिव एंड 1 OH नेगेटिव दी, लेकिन जब H2SO4 है, इसने बच्चे 2 H पॉजिटिव दी, तो हमें 2 OH नेगेटिव से रिएक्शन करना पड़ा। तो इस वजह से हम 1 मोल लिखेंगे तो रिएक्शन अलग हो गया, इसकी हीट डबल हो जाएगी। तो 1 मोल अच्छा क्राइटेरिया इज नॉट गुड क्राइटेरिया, ठीक है, गुड पैरामीटर नहीं है लिखने के लिए। हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का हमेशा ही हमें 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव देगा। तो पहली बात तो ये कि हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि ये स्ट्रॉन्ग गैसेस स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए हमेशा ही 57.32 माइनस 57.32 इतनी होती है, पर वीक एसिड और वीक बेसिस के केस में ये हमेशा ही कम होती है 57.32 से, ठीक है। वो क्यों, अब देखो जैसे वीक एसिड मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैंने NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करवाया, रिएक्शन मेरा ये होना था, ठीक है। अब देखो जो वीक एसिड या वीक बेस कुछ भी ले लो, वीक एसिड अगर मैं लूँ एसिटिक एसिड, तो ये एसिटेट आयन एंड H पॉजिटिव में डिसोशिएट होता है, बट बिकॉज इट इज़ वीक एसिड, ठीक है, ये वीक एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। तो ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन जो एनर्जी इवॉल्व होती है, कुछ एनर्जी उसमें से यूज हो जाती है टू न्यूट्रलाइज इट। ये एनर्जी इवॉल्व हो रही थी 57 पे, इवॉल्व तो अभी भी इतनी होनी चाहिए थी जब H पॉजिटिव वो H नेगेटिव का रिएक्शन हुआ, लेकिन इसमें से कुछ एनर्जी यूज हो रही है ताकि जो ये अनडिसोशिएटेड बच गया उसको फिर से डिसोशिएट करने के लिए। तो बच्चे कुछ एनर्जी इज गेटिंग कंज्यूम्ड, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। So this is enthalpy of neutralization, which is minus 57.32 for almost all strong acids and bases nearly, ठीक है, and for weak acid and bases it is less than this value. So उसके बाद बच्चे इसके न्यूमेरिकल्स अगर हम देखें, जैसे आया कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 100 ml of 0.2 molar HCl is mixed with 50 ml of 0.2 molar KOH। तो हमें देखना है कितनी हीट रिलीज होगी, 0.2 मोलर है, अब क्योंकि HCl है एक ही H आयन देगा तो इसकी नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इज सेम, सिमिलरली KOH 1 OH ही दे रहा है तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम है। तो हम 0.2, क्योंकि हमें पता है इंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन की हम नॉर्मेलिटी के केस में बात करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट के केस में, तो हमें पहले मोलैरिटी को हमेशा नॉर्मेलिटी में चेंज करना है, तो इसके लिए तो ये सेम है 0.2 नॉर्मल 0.2 नॉर्मल। अब देखो 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl, तो हम देख लेते हैं इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। तो 0.2 नॉर्मल का क्या मीनिंग हुआ कि 1000 ml में 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट है, हमें कितना वॉल्यूम दिया है 100 ml, तो 100 ml में कितने हो जाएंगे 0.2 अपॉन 1000 इंटू 100, 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। ऐसे ही KOH के लिए हम निकाल लेंगे, 0.2 नॉर्मल है तो 1000 ml में कितने हो जाएंगे 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 50 ml में कितने हो जाएंगे कैलकुलेट करके 0.01। अब देखो इसके 0.02 है, इसके 0.01 है, बट रिएक्ट तो 0.01 जो कम है वही करेगा ना, इसका तो 0.01 एक्स्ट्रा, हम हमारा तो 1 से रिएक्शन 1 का होता है, ठीक है। तो फिर 0.01 रिएक्ट कर जाएगा 0.01 से, जो बाकी 0.01 बचा वो वेस्ट है, वो तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो हमारा रिएक्शन किसका हो रहा है, सिर्फ 0.01 का, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, दिस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट ना, तो हमारा रिएक्शन सिर्फ 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट का हो रहा है। तो हमें पता है जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज होता था तो इंथैल्पी कितनी होती थी 57.32, ये अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती थी। अब 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट जब रिएक्ट करेंगे तो कितनी होगी कैलकुलेट कर लो,
ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने 200 ml H2SO4 लिया एंड 200 ml KOH, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, KOH के लिए तो ये 0.2 नॉर्मली रहा क्योंकि 1 OH आयन फर्निश करता है, H2SO4 2 H पॉजिटिव फर्निश करता है। तो नॉर्मैलिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ एसिड इज बेसिकली जितनी वो H आयन फर्निश करेगा, जैसे H2SO4 2 करता है। तो मोलैरिटी हमें 0.1 दी थी इंटू 2 0.2 नॉर्मल। तो बच्चे 0.2 नॉर्मल है हमारी नॉर्मेलिटी, बाकी सारा न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है। 1000 में 0.2 ग्राम इक्वलेंट है, तो 200 में हमें 200 ml दिए, कितने ग्राम इक्वलेंट है। सिमिलरली KOH के हमने निकाल लिए, दोनों इक्वल आए हैं, तो हमारा रिएक्शन 0.04 का होगा। 1 के लिए इतनी एनर्जी निकलती है, 0.04 के लिए। ये तो बच्चे बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है। सो नेक्स्ट इज हेंसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। बच्चे ये क्या बोलता है कि अगर मैं कोई भी रिएक्शन कर रही हूँ, चाहे मैं वो एक स्टेप में कर रही हूँ, चाहे मैं कितने भी स्टेप्स में कर रही हूँ, मल्टीपल स्टेप्स में कर रही हूँ, तो हीट इवोल्ड और एब्जॉर्ब हमेशा सेम रहती है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्ड फॉर ए केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसे कि बच्चे ये CO2, मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2 बनाया, डेल्टा H मेरा आ गया -393.5। अब मैंने ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन किया, सेम रिएक्शन को मैंने स्टेप्स में कर दिया। पहले मैंने कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, उसके लिए डेल्टा H मेरा इतना आया। देन मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से CO2 बनाया, डेल्टा H मेरा इतना आ गया। तो बच्चे नेट रिएक्शन क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, तो डेल्टा H को ऐड करके अगेन सेम ही वैल्यू है ये। तो वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और इन मल्टीपल स्टेप्स, मेरा डेल्टा H हमेशा ही सेम रहेगा। तो इसकी एप्लीकेशंस हम सारे जितने भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, काफ़ी रिएक्शंस जो कि हम उनकी एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं एज सच एक्सपेरिमेंटली, तो हम हेसिस लॉ यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इस ये क्या बोलता है कि हम रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंथैल्पीज भी एज सच ऐड सब्ट्रैक्ट हो जानी है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कि कैलकुलेट डेल्टा H फॉर रिएक्शन, कैलकुलेट डेल्टा H फॉर रिएक्शन H2S plus 3O2 to give 2H2O and 2SO2, enthalpy of formation of H2S, वाटर एंड SO2 वी आर गिवन। ठीक है, तो हमें ये सब बोलना है। तो हम इसे निकाल सकते हैं बच्चे, ये तो सिंपल पिच जैसे हम पीछे करके आए। डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन निकालना था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है, तो डेल्टा H हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की 2 इंटू डेल्टा HF ऑफ वाटर प्लस 2 इंटू डेल्टा HF ऑफ SO2 माइनस रिएक्टेंट 2 इंटू डेल्टा HF ऑफ H2S प्लस 3 इंटू डेल्टा HF ऑफ ऑक्सीजन। ये ज़ीरो हो जाएगी, इनकी वैल्यूज हमें दी है, तो ये तुम लोगों ने खुद ट्राई करना है एट होम। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जैसे कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज। ये एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ में न्यूमेरिकल्स दिए होंगे। कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट। तो मैंने डायमंड टू सी ग्रेफाइट जाना है, इसके लिए डेल्टा H निकालनी है। मुझे दिया क्या है, गिवन दैट इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर दिस एंड दिस। तो डायमंड की कंबस्टन मीन्स की C प्लस O2 टू गिव CO2 एंड ग्रेफाइट की Cg प्लस O2 टू गिव CO2, रिएक्शन ये बनेगा। तो डेल्टा H दोनों के लिए दी है, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ, ये कैंसिल, Cd माइनस Cg, ये हो जाएगा Cd टू गिव Cg, डेल्टा H। अब मैंने रिएक्शन को माइनस किया तो डेल्टा H को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस, ये टर्म माइनस है, जब यहाँ माइनस करूँगी ये प्लस हो जाएगी, -1.9। तो ऐसे हम किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चे आता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये तो हम बार बार करते ही आए हैं, डेल्टा U इज Q प्लस W इज माइनस P डेल्टा V एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी डेल्टा V, तो डेल्टा U इज सिंपली इक्वल टू QV। ठीक है, ये हम पीछे भी करके आए। देन इंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। ये हो जाएगा दो चीज़ों का डेरिवेटिव है, तो पहले फर्स्ट टर्म एज सच, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड टर्म एज सच, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H कितना हो जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, बिकॉज तब डेल्टा P कितना हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि प्रेशर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, अब डेल्टा U किसके इक्वल था,
क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी, ये टर्म्स कैंसिल। सो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डेल्टा एच आ गया क्यू पी के इक्वल। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हमें पता है डेल्टा डेल्टा एच हमारा किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब देखो, अब मैं डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन, एक और रिलेशन ड्राइव करने लगी हूँ। डेल्टा एच हमारा होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो फॉर जब मैं वॉल्यूम चेंज कर रही हूँ, पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी, पी वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी, ऐसे आ जाएगा। तो पी डेल्टा वी किसके इक्वल आएगा, पी वी टू माइनस वी वन और पी वी टू माइनस पी वी वन। पी वी टू क्या है, एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी कॉमन निकाल लो, ये बन गया एन टू माइनस एन वन आर टी। सो ये बन गया डेल्टा एन जी आर टी। अब मैंने एन जी क्यों लिया है बच्चे, क्योंकि प्रेशर, ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन है ना, तो ये सिर्फ गैशियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई होगी ना। तो यहाँ पे सिर्फ हमने डेल्टा एन जी लेना, सिर्फ गैशियस नंबर ऑफ मोल्स, मतलब डेल्टा एन जी जाने कि किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ जो चेंज इन गैशियस मोल्स है। अगर ए इज गैस, बी इज गैस, सी इज लिक्विड, तो हमने सी को नहीं लेना, सिर्फ गैशियस मोल्स 1 2। तो नंबर ऑफ चेंज इन गैशियस मोल्स कितने हैं, प्रोडक्ट में टोटल गैशियस मोल्स कितने आ गए 2, रिएक्टेंट्स में कितने हैं 1। तो सिर्फ ये डेल्टा एन जी इज चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स। ठीक है, तो डेल्टा एच हमारा आ गया डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो बच्चे किन कंडीशंस पे, कंडीशंस अंडर विच डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, किन कंडीशंस पे ये इक्वल होता है, अगर तो कोई गैशियस कंपोनेंट ही ना हो। जब कोई गैशियस कंपोनेंट, ना कोई गैशियस रिएक्टेंट है, ना कोई गैशियस प्रोडक्ट है, तो डेल्टा एन जी मेरा कितना आ जाएगा 0। तो ये इक्वल हो जाएंगे। जब डेल्टा वी 0 हो, हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। जब डेल्टा वी 0 है देन डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। जहाँ फिर गैशियस मोल्स तो इन्वॉल्व है, ठीक है, प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में गैशियस मोल्स तो है पर वो इक्वल है, तो भी डेल्टा एन जी मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ गैशियस मोल्स बराबर है। तो भी अंडर दिस कंडीशन डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। तो बच्चे जैसे न्यूमेरिकल है, हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ बेंजीन हमें दिया है। अब बेंजीन क्या है, C6H6। हीट ऑफ कंबस्टन तो हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 एंड वाटर बनाना है। ठीक है, फिर इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। C6 तो 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, तो 3 से हमें वाटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। ठीक है, तो हमारे पास ये 15/2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो हमें दिया क्या, कैलकुलेट हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट बोले, हमें डेल्टा यू दिया है। ठीक है, डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये हमें गिवन है। ठीक है, डेल्टा एन जी गैशियस मोल, देखो वाटर तो लिक्विड होगा, बेंजीन लिक्विड होती है, तो गैशियस मोल्स कितने चेंज हुए, प्रोडक्ट के कितने हैं 6 माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं 15/2, तो ये हो गया -3/2। ठीक है, तो डेल्टा एन जी मेरा गया -3/2। अब आर, बच्चे आर की जो वैल्यू 8.314 होती है ना, ये जूल्स में होती है। जब ये वैल्यू जूल्स में है तो हमें ये चीज़ किलो जूल्स में दी है, तो हमें इसको पहले किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि यूनिट्स क्या है, इंटू टेम्परेचर 298 गिवन है। तो जब इसको सॉल्व करूँगी बच्चे, मेरे पास आंसर आ जाता है -3267.7। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। तो बच्चे इसमें क्या है बेसिकली, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाम से क्लियर है कि मैंने बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, अब जैसे देखो ना, वाटर है, पहले मैंने एक बॉन्ड तोड़ा OH प्लस H, बच्चे अब जब मैं दूसरा बॉन्ड तोड़ूंगी ना, दूसरा भी OH बॉन्ड है, पहले मैंने एक OH तोड़ा, दूसरा OH तोड़ूंगी, तो इसका इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी अलग होगी। ठीक है, तो हम ये बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी अलग है, यहाँ पे बॉन्ड डिसोशिएट करने के लिए अलग एनर्जी लगी, यहाँ पे अलग लगी। तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है बेसिकली, दोनों का एवरेज, जितनी भी एनर्जीज लगी हैं सेम टाइप के बॉन्ड्स को तोड़ने में, सबका एवरेज। ठीक है, जैसे कि इसको तोड़ा तो मेरी लगी 497.8, OH में तोड़ा तो मेरी लगी 428.5, तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो जानी है, एवरेज, दोनों का एवरेज ले लो। ठीक है,
एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज बॉन्ड इंथैल्पी, इट इज, ठीक है बच्चे। तो जो डेल्टा एच है बच्चे, यहाँ पे याद रखना, हमने अभी तक जो भी किया है ना, हमने सारे फॉर्मूला में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यू प्रोडक्ट यू रिएक्टेंट, डेल्टा एच एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने भी बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट में, जितने भी बॉन्ड्स है सबकी एनर्जी माइनस प्रोडक्ट में जितने भी बॉन्ड है सबकी एनर्जी। सो डेल्टा एच हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये न्यूमेरिकल से तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे डेल्टा एच हमने इस रिएक्शन के लिए निकालना है, गिवन, सॉरी, डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन। बॉन्ड एनर्जी फॉर सी ट्रिपल बॉन्ड एन हमने निकालनी है, बॉन्ड एनर्जी बाकी बॉन्ड्स की दी है। जब बच्चे देखो अब कैसे लिखना है तुम लोगों ने, डेल्टा एच मेरे किसके इक्वल आना, पहले सारे बॉन्ड्स अच्छे से देखने पड़ेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। रिएक्टेंट में कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व है, एक है सी एच बॉन्ड, सो 1 इंटू सी एच, एक है सी ट्रिपल बॉन्ड एन बॉन्ड, सो 1 इंटू सी ट्रिपल बॉन्ड एन। H2 मॉलिक्यूल में एच एच बॉन्ड होगा, आगे 2 है तो 2 इंटू एच एच बॉन्ड, ठीक है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। माइनस प्रोडक्ट्स में 3 सी एच, 3 सी एच, 1 सी एन है, प्लस 2 एन एच है। तो सारे बॉन्ड्स लेने पड़ेंगे, अगर कोई मिस हो गया तो हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। सो हमें डेल्टा एच इज गिवन माइनस 150, सी एच की बॉन्ड एनर्जी इज गिवन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन की निकालनी है, उसको एक्स ले लिया, एच एच की इज गिवन, ठीक है, माइनस 3 सी एच की इज गिवन, प्लस 1 सी एन की गिवन, प्लस 2 एन एच की गिवन। तो बच्चे ये कैलकुलेट कर लो, एक्स निकालना है हमने, ठीक। सो नेक्स्ट इज किरचॉफ इक्वेशन, ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा इस चैप्टर का, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किरचॉफ इक्वेशन। जैसे बच्चे ये रिएक्शन है ए टू बी, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है हमने, डेल्टा एच कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एच बी माइनस एच ए। तो मैंने अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है, तो मैंने टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया, कर्ल डेल्टा एच अपॉन कर्ल टी, इधर हो जाएगा कर्ल एच बी अपॉन कर्ल टी माइनस कर्ल एच ए अपॉन कर्ल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ मुझे पता है क्या होती है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये होती है सी पी वाई फॉर्मूला, हम हीट कैपेसिटीज पढ़ के आए हैं, ये हो जाएगी सी ए सी पी ए, हीट कैपेसिटी ऑफ ए। तो बच्चे मेरे पास ये आ गया कर्ल डेल्टा एच कर्ल टी पी डेल्टा सी पी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कर्ल डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा सी पी डेल्टा टी। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी, डेल्टा और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो लिमिट्स जब मैं पुट करूँगी T2 सॉरी इधर T2 T1 इधर H2 H1, तो ये बन जाएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डेल्टा CP T2 माइनस T1। तो बच्चे ये सिंपली बन गया डेल्टा CP इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये है किरचॉफ इक्वेशन। सिमिलरली किरचॉफ इक्वेशन तुम लोगों ने डेल्टा U की टर्म्स में भी ड्राइव करनी है, वहाँ पे V आ जाएगा या यहाँ पे डेल्टा U आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ओके बच्चे।